हाय फ्रेंड्स, भाई आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स के साथ दैट इज कॉल्ड एज CMA, जिसको हम कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट भी कहते हैं, जिसको हम सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट भी कहते हैं। बेटा वी आर डिस्कसिंग प्रेजेंटली विद द फाउंडेशन CMA फाउंडेशन। एज यू नो दैट CMA फाउंडेशन हैज अ पेपर 2 is actually accounting. So अभी प्रेजेंटली हमारा आज का डिस्कशन है बच्चा CMA फाउंडेशन पेपर 2 विच इज कॉल्ड एज फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग। ये 3 घंटे का पेपर है। इसमें हमारे पास क्वेश्चंस मिक्स पैटर्न में आते हैं। वेरी सून मैं आपके साथ डिस्कस भी करूंगा कि क्वेश्चन पेपर का पैटर्न कैसा होता है। आप ये मान के चलिए भाई पेपर में कुछ पोर्शन सब्जेक्टिव है, कुछ पोर्शन ऑब्जेक्टिव होता है CMA के अंदर। ओके, सो फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग फाउंडेशन का हमारा ये सबसे पहला अपना इंपॉर्टेंट पेपर है। और आपको मैं बता दूं बच्चा, CMA के अंदर जो हमारा अकाउंटिंग का पेपर पैटर्न क्या है, लेट्स डिस्कस। पहले हम स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज द पेपर पैटर्न। ओके, सो गाइस, जो अगर हम पेपर पैटर्न की बात कर रहे हैं, सो हमारे पास हमारा जो पूरा अकाउंटिंग का पेपर है, इसको हम 2 सेक्शंस में पहले डिवाइड करते हैं। सबसे पहले होता है हमारे पास 80%, दैट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग। दैट मींस 80 मार्क्स का पेपर। एज यू नो दैट आपका अकाउंटिंग पेपर 2 इज ऑफ 100 मार्क्स, जिसमें से 80 मार्क्स में वो आपके अकाउंट्स के बेस को टेस्ट करता है। यस मेरे दोस्तों, आप लोगों ने क्लास 11th 12th में भी अकाउंट्स करा होगा, बट ये आपके अकाउंट्स के बेसिक को टेस्ट करता है, राइट। सेकेंड पार्ट इसमें आता है 20 मार्क्स का कॉस्ट अकाउंटिंग। सो पहले हमें थोड़ा पेपर पैटर्न का नॉलेज होना चाहिए कि CMA एग्जाम्स के अंदर हमारे को एग्जाम में आएगा क्या का। अकाउंट्स के पेपर के अंदर आपका 80-20 का रेशियो रहता है फाइनेंशियल और कॉस्ट अकाउंटिंग का। जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है बच्चा, पहले हम थोड़ा उसकी बात कर रहे हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग को हम 3 सेक्शंस में डिवाइड करते हैं, दैट इज फंडामेंटल्स। नाउ फंडामेंटल्स इज एक्चुअली कवरिंग योर अकाउंट्स ऑफ +1 एंड +2, दैट इज 11th 12th के बेसिक्स को टेस्ट करता है। स्पेशल ट्रांजैक्शन इज समथिंग न्यू टू अस, जो कि 20 मार्क्स का होता है। 35 मार्क्स याद रखना दोस्त, 35 मार्क्स आपके फंडामेंटल्स में टेस्ट किए जाते हैं। इट इज वेरी वेरी एसेंशियली इंपॉर्टेंट, क्योंकि 35 मार्क्स का आपका सिर्फ फंडामेंटल्स टेस्ट किया जाता है। 20 मार्क्स आपके स्पेशल ट्रांजैक्शंस के होते हैं। दिस इज एक्चुअली समथिंग न्यू फॉर अस। और फाइनल अकाउंट्स इसमें 2 चीजें आती, मैं आपको चल के बताऊंगा अभी आगे, कि सोल ट्रेडर और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का फाइनल अकाउंट्स का सारा स्ट्रक्चर होता है, जो कि 25 मार्क्स का होता है। सो 35 20 25 माय डियर फ्रेंड्स, दिस वर्क्स आउट टू बी 80 मार्क्स। तो इसी तरीके से वो 80 नंबर पूरे करते हैं, राइट। 20 मार्क्स वो आपका कॉस्ट अकाउंटिंग के बेस को टेस्ट करता है। सो दे टेस्टिफाई योर बेसिक्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। ओके, 20 मार्क्स। अब थोड़ा सा सिलेबस को एक बार डिटेल में स्टडी करते हैं माय डियर फ्रेंड्स की हमारे पास यहां पर 80 मार्क्स में क्या है, 20 मार्क्स में क्या है। सो पहले हम डिस्कस करते हैं द 80 मार्क्स। 80 मार्क्स आर वेरी वेरी स्कोरिंग। द फर्स्ट सेक्शन इज कॉल्ड एज अकाउंटिंग प्रोसेस। अकाउंटिंग प्रोसेस के अंदर सारे जो आपने बचपन में टॉपिक्स करे हुए, प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट्स, कन्वेंशन, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, आई होप ये सारे बच्चों ने 11th 12th में करे होंगे। थोड़ा सा बेस हमारा अकाउंट्स का होना जरूरी है बच्चा। लाइक वी से डेप्रीसिएशन, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, याद रखिएगा, BRS बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। तो ये टॉपिक्स जो हैं जनरली हम लोगों ने करे होते हैं। नेक्स्ट आपके पास आता है समथिंग विच वी आर नॉट अवेयर ऑफ, लाइक वी से बिल ऑफ एक्सचेंज। कुछ बच्चों ने करा होता है, कुछ बच्चों ने 11th 12th में नहीं करा होता है, राइट। एंड गाइस, अ वेरी वेरी ग्रेट न्यूज फॉर CMA स्टूडेंट्स, क्योंकि उनमें एक एकोमोडेशन बिल, दिस इज अ वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक जो नॉर्मली CA क्लासेस में होता है, तो उन्होंने CMA से इस टॉपिक को एक्सक्लूड कर दिया है। इंसॉल्वेंसी, बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर इंसॉल्वेंसी का टॉपिक नहीं है। ये बातें याद रखिएगा। अभी आपके मन में सवाल उठेगा, सर ये सब चीजें क्या होती हैं? बच्चा बिल्कुल चिंता मत करना, एक एक चीज को डिटेल में हम करने वाले हैं। सो वो आपकी टेंशन नहीं, वो मैं आपको बताऊंगा। जॉइंट वेंचर, कंसाइनमेंट, यस, दीज आर वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स। नॉर्मली ये ग्रेजुएशन क्लासेस में होते हैं। सो दिस इज समथिंग न्यू फॉर अस।
which we have not done before. Some people must have done it in their state boards, but हो सकता है majority बच्चे जो CBSE या ICSE या ISE से पढ़ते हैं उनके सिलेबस में ये टॉपिक्स नहीं होते हैं in 11th and 12th. Then we have final accounts. फाइनल अकाउंट्स को कैटेगराइज करते हैं हम दो हिस्सों में मेरे दोस्त, याद रखिएगा. एक हमारे पास होता है सिंपल फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल ट्रेडर, जैसे हम फाइनल अकाउंट्स की बात करते हैं. अगर थोड़ा सा बच्चों को याद कराऊं, बचपन में ट्रेडिंग, पीएल, बैलेंस शीट, ये सारी कहानी हमारे पास होती थी. एंड देन वी हैव अ वेरी फेमस चैप्टर, जो सीबीएसई स्टूडेंट्स होंगे आप में से, उन लोगों ने नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन करा होगा क्लास 12th में, और जो आईएससी स्टूडेंट होंगे उन्होंने 11th में करा होगा, और स्टेट बोर्ड्स में भी नॉर्मली ये चैप्टर क्लास 12th में होता है. सो गाइज याद रखना, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी इसका एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है. सो दीज आर द चैप्टर्स विच वी हैव टू डू फॉर फाइनेंशियल अकाउंटिंग. याद रखना मेरे बच्चा. और हमारे पास नेक्स्ट होता है विच इज कॉल्ड एज 20 मार्क्स टॉपिक, कॉस्ट अकाउंटिंग, हाईली स्कोरिंग, बिकॉज ये टॉपिक ज्यादा थ्योरी पे फोकस किया जाता है कि कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग का सिग्निफिकेंस क्या है, और इसमें एक बहुत ही मजेदार चीज होती है जो हम लोग आगे चल के करने वाले हैं, दैट इज फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट. सो फ्रेंड्स, मेक थिंग्स वेरी क्लियर इन योर माइंड कि हमारा ये सिलेबस पैटर्न है, फाउंडेशन, सीएमए फाउंडेशन पेपर 2, और इसी को हम इस तरीके से अपना सारा पढ़ने वाले हैं 80-20 के रेशियो में. सो आपको सिर्फ और सिर्फ ये सारा स्टडी पैटर्न पता होना चाहिए कि हम लोगों ने करना क्या है, राइट. सो मैं ये मानते हुए कि आप लोगों ने थोड़ा सा 11th-12th में करा होगा अकाउंट्स, ठीक है, थोड़ा सा आपने 11th-12th में अकाउंट्स करा होगा. सो लेट मी स्टार्ट विद अ चैप्टर विच यू हैव नॉट डन बिफोर. Let me start with the chapter which you have not done before. So I'm starting with one good chapter which is called as consignment account. Normally teachers बच्चों को कहते हैं बेटा easy start कर, easy से difficult पे चल. मैं बच्चों को बोलता हूं दोस्त difficult पहले कर. difficult to easy का अप्रोच हमेशा सक्सेस को, लेवल को बढ़ा देता है. अगर हम स्टार्टिंग में ही डिफिकल्ट चीजें कर लें और फिर हम इजी अप्रोच पे लेकर आए, याद रखिएगा आपका जो अप्रोच ऑफ स्टडीज होता है इट बिकम्स वेरी वेरी कन्वीनियंट फॉर स्टूडेंट्स. उसको पढ़ने में आपको अच्छा लगना शुरू हो जाता है. सो आई एम स्टार्टिंग विद वन ऑफ द ग्रेटेस्ट चैप्टर्स इन अकाउंटेंसी विच इज कॉल्ड एज कंसाइनमेंट अकाउंट्स. सो फ्रेंड्स, अब हम लोगों ने पढ़ना कैसे है, देखिए हाउ वी विल स्टडी. सबसे पहली बात याद रखिएगा, मैं आप लोगों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता दूं कि आप लोगों ने जो भी मैं आपको क्लास में नोट्स लिखवाऊंगा, दोज विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. फिर मैं आप लोगों को साथ ही साथ एक ICM का स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करूंगा जो मेरा अपना कंपाइल किया होगा. दोस्त याद रखिएगा, जो मेरा अपना कंपाइल किया होगा वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा अकाउंट्स और मैथ्स के लिए. सो आप लोगों ने उसको जरूर करना है. याद रखिएगा, यू हैव टू डू दैट पर्टिकुलर स्टडी मटेरियल वेरी थॉरली, जो आपको क्वेश्चंस आपको मिलेंगे. ओके, नंबर 3, फिर हम आएंगे जो CMA का स्टडी मॉड्यूल होता है उसके क्वेश्चंस कवर करेंगे, राइट. सो वी विल बी कवरिंग अप 3 थिंग्स, क्लास नोट्स, ICM स्टडी मटेरियल एंड CMA स्टडी मॉड्यूल. हमने ये तीनों चीजें कवर करनी है. सो बच्चा, कोई भी चीजें स्टार्ट करने के पहले इन 3 चीजों पे फोकस कर लीजिएगा, क्लास नोट्स, स्टडी मटेरियल एंड स्टडी मॉड्यूल फ्रॉम द CMA इंस्टीट्यूट. ओके, सो लेट्स बिगिन. व्हाट इज द टर्म कॉल्ड कंसाइनमेंट? ओके, सो दोस्त, हमारे पास कंसाइनमेंट क्या होता है? सी गाइस, कंसाइनमेंट क्या है? चलो मैं आपको एक काम करता हूं, कंसाइनमेंट को समझाने के लिए हम सीधा एक अच्छा सा एग्जाम्पल पकड़ते हैं. सी, हम जब भी कोई प्रोफेशनल कोर्स करते हैं ना दोस्तों, याद रखना हमारा जो बेस होता है दैट शुड बी वेरी स्ट्रांग. मैं आप लोगों को जब अकाउंट्स कराऊंगा तो मैं आपको रियल लाइफ अकाउंटिंग भी बीच में कराऊंगा. मैं आपको यह भी बताऊंगा कि इस चीज को रियल लाइफ में कैसे अप्लाई किया जाता है. दिस इज अ वेरी इसेंशियल पार्ट जो नॉर्मली टीचर्स नहीं सिखाते हैं.
So let's take one real life example. What is consignment? Okay, so guys, let's take one real life example. What is consignment? For example, let me take two people. ठीक है, हम यहां पर दो लोग ले लेते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल सपोज कर लीजिए, हमने लिया भाई, हमारे पास सपोज दो पार्टीज हैं. मान लीजिए दोस्त, इस पार्टी का नाम है गोलू, ठीक है, इस पार्टी का नाम है हैप्पी. ओके, नाउ गोलू सपोज कर लो, फॉर एग्जाम्पल गोलू जो है वो कोलकाता का एक बहुत बड़ा ट्रेडर है. मान लीजिए गोलू इज अ वेरी बिग ट्रेडर ऑफ कोलकाता. वो कोलकाता में काफी सारा अपना कपड़े का काम करता है. ही इज अ वेरी बिग ट्रेडर फॉर क्लॉथ मर्चेंट, हम कह सकते हैं गोलू. अब गोलू ने क्या करा, गोलू वॉन्ट्स टू सेल हिज गुड्स आउटसाइड कोलकाता. अब गोलू चाहता है यार मेरे जो गुड्स हैं ना वो कोलकाता के बाहर बिकें. अब गोलू वहां पर सपोज कर लीजिए हैप्पी को जानता है. हैप्पी कहां पर है, सपोज कर लीजिए हैप्पी इज इन बॉम्बे. ठीक है, नाउ गोलू हैप्पी को बोलता है देख भाई मैं तुझे जानता हूं, ठीक है, सो हम एक काम करते हैं, एक आपस में मिलके बिजनेस स्टार्ट करते हैं. मैं तुझे गुड्स भिजवाऊंगा, ठीक है, कोलकाता से, तू उसको बॉम्बे में सेल कर और जो तू गुड्स सेल करेगा उसके बदले मुझसे कमीशन ले ले. ठीक है, अब यहां पर याद रखना जो गोलू होता है वो होता है प्रिंसिपल. कौन, मालिक, मालिक जिसके गुड्स हैं, द ओनर ऑफ द गुड्स. जो हैप्पी है, हैप्पी हो गया उसका एजेंट जो उसके बिहाफ पे काम करेगा. हैप्पी हो गया उसका एजेंट जो उसके बिहाफ पे काम करेगा. याद रखना इसी प्रोसेस ऑफ सेंडिंग गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर सो दैट द पर्सन टू whom the goods are sent can sell those goods is called as consignment. So what is consignment? जब ये गुड्स गए कोलकाता से, याद रखना कोलकाता से बॉम्बे गुड्स गए, क्यों, बिकॉज वो बॉम्बे में उन गुड्स को सेल करेगा उसके बिहाफ पे. उसका एजेंट है हैप्पी. हैप्पी का जो एजेंट, हैप्पी एजेंट है वो गोलू का एजेंट है, तो वो गोलू के बिहाफ पे गुड्स को सेल करेगा. तो ये जो प्रोसेस ऑफ सेंडिंग गुड्स होता है दिस इज कॉल्ड एज कंसाइनमेंट. सो व्हाट इज कंसाइनमेंट? सो लेट्स राइट डाउन. Consignment is a process of sending goods from one place to another. One place to another. The person who sends goods is called as consignor. That means the principal and person to whom goods are sent is known as consignee. consignee कौन होता है बेटा? एजेंट. So what is consignment? Consignment is a simple process of sending goods from one place to another. ठीक है, the person who sends the goods is known to be a consignor. जैसे यहां पर अगर हम बात करें ऊपर वाले एग्जाम्पल में मेरे दोस्त, ये जो गोलू हो गया ये एक्चुअली में कौन है? द गोलू इज कंसाइनर. ठीक है, द मालिक ऑफ द गुड्स. याद रखना द मालिक ऑफ द गुड्स. एंड जो हमारा हैप्पी है, हैप्पी इज कंसाइनी, जो उसका एजेंट है गुड्स का. सो बच्चा ये फंडा याद रखिएगा, गोलू इज एक्चुअली कंसाइनर एंड हैप्पी इज कंसाइनी.
So what is consignment? Consignment is a process of sending goods from one place to another. जो बंदा गुड्स भिजवाता है उसे कंसाइनर कहते हैं, और जो बंदे को गुड्स मिलते हैं, जिसको गुड्स भिजवाए जाते हैं, द एजेंट इज कॉल्ड एज कंसाइनी. राइट. सो दोस्त ये बात दिमाग में रखिएगा, द एजेंट इज कॉल्ड एज कंसाइनी. ओके. नाउ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा जो आप लोगों ने कभी नहीं भूलनी. In consignment, only the possession of the goods is transferred and not the ownership. So what does it mean? That is a very very important line. जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, गोलू ने अगर हैप्पी को गुड्स भिजवाए, तो दोस्त याद रखना, गोलू अगर हैप्पी को गुड्स सेंड करता है तो सिर्फ पोजेशन ट्रांसफर होती है, ओनरशिप नहीं. ठीक है. तो गोलू अगर हैप्पी को गुड्स सेल करता है तो ये बात याद रखना, only the possession is transferred, not the ownership. Right? Only the possession is transferred, not the ownership. मतलब जो गुड्स का अल्टीमेट मालिक है वो कंसाइनर ही रहता है. ठीक है. गुड्स खाली कंसाइनी के पास जाते हैं ताकि कंसाइनी उसको बेच सके एक एजेंट की तरह. जैसे मान लीजिए आमतौर पे कंसाइनमेंट क्या होता है दोस्त, जब एक बंदा अपना बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहता है तो वो अलग अलग शहरों में एजेंट्स अपॉइंट करता है, तो वो अपने गुड्स को भिजवाएगा तो ताकि वो जो एजेंट है उसके बिहाफ पे गुड्स को सेल कर सके. सो दिस इज बेसिकली द प्रोसेस ऑफ कंसाइनमेंट. एज यू हैव हर्ड, जैसे आप Amazon वगैरह से गुड्स मंगवाते हो तो वो कहते हैं हमने आपको गुड्स भेज दिए. ठीक है, हमने गुड्स कंसाइन कर दिए, सेंड कर दिए. तो यही कहानी होती है कंसाइनमेंट की. कंसाइनमेंट में सिर्फ आपके पास याद रखना, अगर हम बात करें तो प्रिंसिपल टू एजेंट गुड्स ट्रांसफर होते हैं सिर्फ पोजेशन, ओनरशिप नहीं. द ओनर ऑफ द गुड्स ऑलवेज इज कंसाइनर. ठीक है. सो आई होप सारे बच्चों को कि कंसाइनमेंट क्या है, पहले इसका मीनिंग क्लियर होना बहुत जरूरी है कि कंसाइनमेंट जो है एक सेल नहीं है. याद रखना पहली बात, कंसाइनमेंट इज नॉट सेल. कुछ बच्चे कंफ्यूज करते हैं, तो मैं इस बात को पहले से क्लैरिफाई कर देता हूं मेरे दोस्त कि कंसाइनमेंट इज नॉट सेल. ठीक है. बिकॉज सेल में क्या होता है, ओनरशिप ट्रांसफर होती है. यहां पर ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती. यहां पर क्या होता है, जैसे गोलू ने गुड्स सेंड करे हैप्पी को, अब हैप्पी आगे अपने डिफरेंट कस्टमर्स को गुड्स सेल करेगा, उसके जो पैसे आएंगे वो गोलू को देगा और उससे अपनी कमीशन लेगा. तो हैप्पी only works as an agent. याद रखिएगा, happy only works as an agent. So this is actually the real process of consignment. सिंपल सी भाषा में बात करें तो आपने अपना एक एम्प्लॉय रख लिया जिसको आप कमीशन बेसिस पे काम करवाते हो. ठीक है. सो कंसाइनमेंट पे गुड्स भेजना सेल नहीं होती, क्योंकि सेल में ओनरशिप ट्रांसफर होती है, कंसाइनमेंट में कभी नहीं होती. दिस इज द बेसिक डिफरेंस. ओके. अब दोस्त कंसाइनमेंट के कुछ भी आप जब टॉपिक करोगे, याद रखना कंसाइनमेंट के टॉपिक्स जब हम करना शुरू करते हैं तो कंसाइनमेंट में हम बार बार एक टर्म्स यूज करते हैं. वी यूज दीज टर्म्स इन कंसाइनमेंट अ लॉट ऑफ टाइम्स. राइट. सो वो टर्म्स क्या होती हैं पहले आपको वो समझना है. बिकॉज अगर मैं आगे चल के आपको बोलूं ये टर्म्स के नाम, अब आपको इनके मीनिंग ही नहीं पता. बिकॉज सी आई टेल यू, मैं आपको जब पढ़ाऊंगा तो मैं बिल्कुल बेस से पकड़ूंगा. दैट मीन्स बिल्कुल बेसिक्स से आपको स्टार्ट करूंगा. सो यू शुड बी क्लियर विद द बेसिक्स गाइस. अगर आपका बेस अच्छा नहीं है तो आपको बहुत प्रॉब्लम आने वाला है. सो दोस्त हमारा मुद्दा क्या है, बेसिक्स के साथ करना. तो मैं आपको टर्म्स तक समझाऊंगा. बिकॉज माई नोट्स विल बी कंसिस्टिंग ऑफ थ्योरी. What is the advantage of my class notes? My class notes will cover your theory aspect also. You need not study theory from anywhere else. I assure you this. Right? So this is called as terms of consignment. Consignment is divided into 5 terms. Sir, 5 terms कौन कौन सी होती है? Number 1,
which is called as proforma invoice. याद रखिएगा बच्चा, this is the first term which is called as proforma invoice. Okay, second term which is called as account sales. हम लोग आज ये दो टर्म्स को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है सर, बाकी भी डिस्कस करेंगे बट नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लेक्चर में हमने दो टर्म्स डिस्कस करनी है, प्रोफॉर्मा इनवॉइस एंड अकाउंट सेल्स। सर तीसरी टर्म क्या होती है? तीसरी टर्म इज कॉल्ड एज एक्सपेंसेस ऑन कंसाइनमेंट। अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म माय डियर फ्रेंड्स, एक्सपेंसेस ऑन कंसाइनमेंट। सो व्हाट इज द फोर्थ टर्म? बच्चा फोर्थ टर्म इज कॉल्ड एज कमीशन। Commission. Okay, now what is the fifth term? Fifth term is called as advance on consignment. It is called as advance on consignment. So बच्चे याद रखना बेटा, we will be discussing all these 5 terms together, right? For this lecture I will be focusing only on 2 terms, that is proforma invoice and account sales. For my next lecture we will be covering up expenses, commission and advance on consignment, right? So पहला हमारा जो फंडा रहेगा, पहले 2 लेक्चर में हमने सिर्फ थ्योरी ही पकड़नी है, उसके बाद हम प्रैक्टिकल पे आते हैं, ताकि थ्योरी अगर जिस बच्चे की स्ट्रांग है उसका प्रैक्टिकल अपने आप ही स्ट्रांग हो जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया अकाउंट्स में हमें MCQ क्वेश्चंस भी आते हैं, तो बच्चा वो थ्योरी से पूछे जाते हैं, तो आपकी थ्योरी जो है वो स्ट्रांग होनी चाहिए CMA फाउंडेशन के लिए। ओके सो दोस्त, हमारे पास क्या फंडा है? द फर्स्ट टर्म, लेट मी स्टार्ट विद व्हाट इज प्रोफॉर्मा इनवॉइस। व्हाट इज प्रोफॉर्मा इनवॉइस? ओके, सो बच्चा आप इसको मार्क कर लें कि प्रोफॉर्मा इनवॉइस क्या होता है। It is a statement. It is a statement sent by consignor to consignee denoting the amount, quantity, denoting the amount, quantity, quality, price and expenses on goods sent on consignment. सी, जैसे हम लोग वही एग्जाम्पल ले रहे हैं बच्चा, गोलू है, गोलू हमारा कंसाइनर है और हमारा जो हैप्पी भैया है वो कंसाइनी है। अब देखिए, गोलू ने अपने गुड्स भिजवाए हैप्पी को, लेट्स से गोलू इज अ कंसाइनर एंड हैप्पी इज अ कंसाइनी। सो गोलू बेटा जब गुड्स भिजवाएगा बेटा, एक बिल बना के, एक इनवॉइस बिल जिसको हम कहते हैं, वो बना के भेजेगा और उसमें लिखेगा, भाई मेरे तुझे मैं इतने के गुड्स भिजवा रहा हूं, ये उसकी क्वांटिटी है, ये उसकी क्वालिटी है, ये उसका प्राइस है और उसको भिजवाने में मैं ये खर्चे कर रहा हूं। ये सारी बातें उसमें रेफर की जाती है, उसका अमाउंट, उसकी क्वांटिटी, उसकी क्वालिटी, उसका प्राइस, उसके एक्सपेंसेस, ये सारी बातें उसमें रेफर की जाती है, राइट? सो दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज प्रोफॉर्मा इनवॉइस। सो प्रोफॉर्मा इनवॉइस का एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल देता हूं कि प्रोफॉर्मा इनवॉइस क्या होता है। इट इज लाइक दिस, सपोज कर लीजिए X is a consignor, let's say X is a consignor, right? And he is sending goods to Y. Y is a consignee. So proforma invoice is sent by X to Y. Okay, इसमें क्या लिखा होता है? इसमें रेट लिखा होगा, कितने के गुड्स हैं,
और उसकी अमाउंट लिखी होगी, टोटल प्राइस क्या है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक्स ने भेजे 10 यूनिट्स ऑफ, यू कैन से oil tanks at the rate of 1000 per unit. So the total works out to be 10,000. For example, 20 units of, we can say, diesel tanks at the rate of 2000 per unit. So this works out to be 40,000. मान लीजिए उसने उसको भिजवाने में कुछ फ्रेट के खर्चे करे। फ्रेट इज ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस विच इज इनकर्ड टू सेंड द गुड्स। सो हमारे पास क्या हो गया, फ्रेट के खर्चे। फॉर एग्जाम्पल फ्रेट के खर्चे हो गए 10,000 के। सो मैं क्या करूंगा, इन सबको ऐड कर दूंगा, प्रोफार्मा इनवॉइस बनाते वक्त इन सबको ऐड कर दूंगा। सो मुझे पता लग जाएगा दोस्त कि मैंने 60,000 के गुड्स सेंड करे। दैट मीन्स this is the cost of goods sent by consignor to consignee. This is called as cost of goods sent on consignment. इसको क्या बोलते हैं भाई, इसको कहते हैं cost of goods sent on consignment. So दोस्त एक बात याद रखना, जैसे यहां पर लिखा हुआ है कि 10 यूनिट्स, यह आ गया नंबर, फोकस करते जाइएगा, ठीक है। यह आ गई इसकी क्वालिटी कि एक ऑयल है, एक डीजल है, सिंपल। ये आ गया इसका रेट, अब मार्क करिए मेरे भाई, ये आ गया इसका रेट और ये आ गए इसके अमाउंट्स, राइट। और ये आ गए मेरे भाई इसके खर्चे। सो फ्रेंड्स एक चीज दिमाग में रखिएगा विच इज अ वेरी वेरी एसेंशियल पार्ट, कि आपने प्रोफार्मा इनवॉइस में आपने सारी बातें मेंशन करनी है, क्वांटिटी, क्वालिटी, रेट, अमाउंट एंड एक्सपेंसेस, राइट। तो ये बातें आपको दिमाग में रखनी है कि प्रोफार्मा इनवॉइस जब भी आप सेंड करोगे, व्हेनेवर इट इज सेंड बाय कंसाइनर टू कंसाइनी, इट रिकॉर्ड्स क्वांटिटी, क्वालिटी, अमाउंट, रेट एंड एक्सपेंसेस on goods and on consignment. So the total of pro forma invoice always gives you cost of goods sent on consignment. I repeat, the total of pro forma invoice always gives you cost of goods sent on consignment. Okay, so I hope my dear friends that it is clear what is pro forma invoice. Okay, now let's move on to number 2. Number 2 is, my dear friends, it is called as account sales. Account sales. अब account sales क्या है? अब account sales क्या है? Okay. So account sales के बारे में लिख लीजिए. It is a statement sent by consignee to consignor, sent by consignee to consignor, denoting the quantity, quality, amount and price of goods sold. Price of goods sold. Consignee also deducts its expenses. Consignee also deduct, his expenses and commission from account sales. सर क्या मतलब? देखिए, एक स्टेटमेंट होती है जो कंसाइनर कंसाइनी को भिजवाता है, वो तो हो गई प्रो फॉर्मा इनवॉइस। अब एक स्टेटमेंट मेरे भाई जो कंसाइनी कंसाइनर को भिजवाएगा, एजेंट है भाई मेरा, सपोज गोलू ने हैप्पी को गुड्स दे दिए। अभी गोलू बोलता है, हैप्पी भैया कितने गुड्स बेचे, हिसाब दो। हैप्पी भैया कितने गुड्स बेचे, हमें हिसाब दो।
अब हैप्पी जो है वो हिसाब देगा, उसको लिखेगा कि मैंने इतने गुड्स बेचे, मैंने ये वाली क्वालिटी बेची, मैंने इतने अमाउंट के बेचे, मैंने इतने प्राइस के बेचे। तो ये स्टेटमेंट उल्टा कंसाइनी कंसाइनर को बना के देता है, और कंसाइनी याद रखना इसमें अपने खर्चे खुर्चे सारे मेंशन करता है। कंसाइनी मेंशन करेगा कि दोस्त मैं इतने खर्चे करूंगा, मैं इतने खर्चे कर रहा हूं। खर्चे कौन बेयर करेगा? खर्चे बेटा कंसाइनर ही बेयर करता है। देखो कई बार गुड्स को सेल करने के वक्त खर्चे कंसाइनी को करने पड़ते हैं, बट वो खर्चे बेयर कौन करेगा? बात समझो, खर्चे बेयर कौन करेगा? खर्चे बेयर करेगा कंसाइनर। तो वो अकाउंट सेल्स के पैसों में से काट के, अपनी कमीशन काट के, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट तो कंसाइनी काम करने वाला है नहीं, एजेंट फ्री ऑफ कॉस्ट थोड़ी काम करेगा, तो अपनी कमीशन काट कर जो बाकी बचा हुआ नेट पैसा होगा वो उसको सेंड करता है। तो ये बात याद रखना, बाकी बचा हुआ नेट पैसा। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं, छोटा सा एग्जांपल। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए Y एक कंसाइनी है, वो X एक कंसाइनर है, उसको गुड सेल कर रहा है। ठीक है, ये इसका आ गया रेट और ये आ गया अमाउंट। सो Y2X आ गया, करेक्ट, Y2X आ गया। अब सपोज कर लीजिए हम सिर्फ ऊपर वाला एग्जांपल लेते हैं, उसने 10 यूनिट्स भिजवाए थे। मान लो वो बोलता है यार 10 में से मैंने 8 यूनिट, ठीक है, ऑफ ऑयल टैंक्स मैंने बेचे और 1 यूनिट बेचा 1200 का। दैट वर्क्स आउट टू बी 9600। ठीक है जी, सो 9600 का मेरा टोटल सेल आ गया। फिर आप देखोगे डीजल टैंक कितने भिजवाए थे भाई? 20। तो 20 डीजल टैंक थे, सपोज कर लो। वो कहता है जी 15 यूनिट जो है मैंने डीजल टैंक के बेच दिए। तो भाई वो बोलता है 15 यूनिट जो है मैंने डीजल टैंक के सेल कर दिए। सपोज कर लो उसका रेट है वहां पर 3000 के हिसाब से। सो ये आ गया आपके पास 45,000। अच्छा, अब आप देखिए टोटल सेल इकट्ठी हो गई 54,600। क्या ये सेल का पैसा कंसाइनी का है? नहीं, ये कंसाइनर का है। वो उसके बिहाफ पे सेल कर रहा है, ये बात याद रखना बच्चा, वो उसके बिहाफ पे सेल कर रहा है। तो ये सेल का पैसा कंसाइनी का है? नहीं। तो याद रखना इसमें से मान लो कंसाइनी ने कोई गोडाउन रेंट इनकर करा, मान लीजिए 4600 का उसने गोडाउन रेंट इनकर करा, मान लीजिए फॉर एग्जांपल। ठीक है, अच्छा अब मान लीजिए भाई कंसाइनी कहता है दोस्त मेरी कमीशन भी तो तेरे से लेनी है, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट थोड़ी काम करूंगा। तो मान लो 10,000 की कमीशन आ गई, मान लो फॉर एग्जांपल 10,000 की कमीशन आ गई, तो नेट अमाउंट आ गया 40,000। दिस इज द अमाउंट सेंट बाय कंसाइनी टू कंसाइनर। तो ये वो फाइनल अमाउंट होता है जो कंसाइनी कंसाइनर को एट द लास्ट सेंड करता है। सो बच्चा ये बात दिमाग में रखना, एट द लास्ट कंसाइनी कंसाइनर को ये वाला अमाउंट सेंड करता है। सो दिस इज एक्चुअली द वैल्यू ऑफ अकाउंट सेल्स। देखो अब दोनों में फर्क आपको बताता हूं। प्रोफार्मा इनवॉइस से क्या पता लगता है कि कंसाइनर ने कितने गुड्स कंसाइनी को भिजवाए, राइट? तो प्रोफार्मा इनवॉइस में क्या पता लगता है? कंसाइनर ने कितने गुड्स कंसाइनी को भिजवाए, क्या कॉस्ट है। अकाउंट सेल से क्या पता लगता है? भाई उसने लास्ट में पैसा कितना देना है, साल खत्म होने को आ रहा है, साल के एंड में आप अकाउंट सेल्स बनाओगे, ठीक है, तो अब आपने पैसा कितना देना है। ठीक है, अब बच्चों के मन में कुछ सवाल उठ रहे होंगे, सर 10 यूनिट भेजे थे, 8 बिके, बाकी कहां गए? बेटा उसके बारे में बताऊंगा, चिंता मत करो, इन सब की चीजों का ट्रीटमेंट आगे आएगा।
ठीक है, वो आपने घबराना नहीं कि उसका हम क्या करेंगे, वो मैंने आपको वक्त आने पे अपने आप बता देना है। फिलहाल अकाउंट सेल्स क्या होता है, प्रोफार्मा इनवॉइस क्या होता है, कंसाइनमेंट क्या होता है, एक रैपिड ओवरव्यू बिफोर आई एंड दिस क्लास। कंसाइनमेंट क्या है बच्चा? कंसाइनमेंट एक प्रोसेस होता है जिसमें कंसाइनर अपने गुड्स कंसाइनी को भिजवाता है। कंसाइनर मींस प्रिंसिपल, द मालिक, एंड कंसाइनी मींस उसका एजेंट। ठीक है, कंसाइनमेंट में मोटिव होता है कि कंसाइनी गुड्स को सेल करे और उसके पैसे पूसे इकट्ठे करके कंसाइनर को दे दे, और कंसाइनर जो है उसको कमीशन देगा। ठीक है, कंसाइनमेंट में याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है, पोजेशन ट्रांसफर होती है, ओनरशिप नहीं। कंसाइनमेंट सेल नहीं होती है, याद रखिएगा। कंसाइनमेंट में 5 टर्म्स है जिसमें से हमने अभी तक 2 टर्म्स डिस्कस करी आज, प्रोफार्मा इनवॉइस एंड अकाउंट सेल्स वी हैव डिस्कस्ड। सो व्हाट इज प्रोफार्मा इनवॉइस? एक स्टेटमेंट जो कंसाइनर कंसाइनी को भिजवाता है। उसमें क्या क्या लिखा होता है दोस्तों? अमाउंट, क्वांटिटी, क्वालिटी, प्राइस, एक्सपेंसेस, मतलब कितना खर्चा कंसाइनर ने करा गुड्स को सेंड करने में, कितने गुड्स सेंड करे, कितने रुपए के गुड्स सेंड करे, कितने यूनिट के सेंड करे। तो प्रोफार्मा इनवॉइस हमें क्या बताता है? प्रोफार्मा इनवॉइस बनवाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट। अब अकाउंट सेल्स क्या है दोस्त? अकाउंट सेल्स एक स्टेटमेंट होती है जो कंसाइनी कंसाइनर को बना के देता है। उसमें लिखा जाता है क्वांटिटी, क्वालिटी, अमाउंट, प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड आफ्टर डिडक्टिंग एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय कंसाइनी, नंबर 1। नंबर 2, याद रखिएगा, नंबर 2, एक्सपेंसेस के साथ साथ उसकी कमीशन। क्योंकि जो भी खर्चे, याद रखना, जो भी खर्चे कंसाइनी करेगा गुड्स को सेल करने के लिए, देखो अगर आपने कोई अपना एजेंट रखा या आपने कोई अपना एम्प्लॉय रखा तो वो खर्चे बेटा वो थोड़ी बेयर करेगा, खर्चे तो आप बेयर करोगे, आप मालिक हो। अगर सपोज कर लीजिए आपका आज अगर मान लो कोई शोरूम है जो आप किसी और शहर में खोलते हो तो उसके खर्चे तो आपके ही है ना बेटा। तो आपका एजेंट क्या करता है? वो आपके बिहाफ पे गुड सेल करके इतनी सेल इकट्ठे करता है, इसमें से जो उसने खर्चे करे, जो उसकी कमीशन है, काट के नेट पैसे आपको भिजवा देता है। सो दिस इज एक्चुअली अमाउंट सेंट बाय कंसाइनी टू कंसाइनर, राइट फ्रेंड्स? सो अभी आप लोग फॉर द फर्स्ट डे, फर्स्ट लेक्चर, आई वुड रेकमेंड बेटा स्ट्रांगली कि अभी आप सिर्फ 2 पॉइंट्स पे ही फोकस करें। कंसाइनमेंट का मीनिंग क्लियर करें, ज्यादा डिटेल्स में ना जाएं, इसको हम धीरे धीरे बढ़ाएंगे। बिकॉज ऑब्वियसली आई नो दैट दिस चैप्टर इज वेरी वेरी न्यू फॉर यू। आप लोगों ने इसको बेसिक्स में नहीं करा होगा, बिकॉज आई टोल्ड यू माई अप्रोच इज डिफिकल्ट पहले, उसके बाद हम इजी पे आएंगे, राइट दोस्त? तो ये चीजें दिमाग में रखिएगा। थैंक यू गाइज, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।